गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अकबर को, और अकबर को पढ़ते हुए जो है हमने अकबर का जो प्रारंभिक युद्ध था, प्रारंभिक अभियान थे, उनकी चर्चा कर ली है, जिसमें हमने जो है पानीपत के युद्ध की चर्चा कर ली है। तो पानीपत के युद्ध में मुख्य भूमिका जिसने निभाई, अर्थात बैरम खान की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैरम खान के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरम खान का उत्थान और पतन। बैरम खान का उत्थान और पतन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, बैरम खान ने पानीपत के युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसा उसका जीवन था, कैसे वो हुमायूं के साथ आया और अपने जो है स्वामी भक्ति का उसने परिचय दिया। बैरम खान कैसे अकबर के साथ जो है उसके संरक्षक के रूप में रहा, तो उसका आरंभिक जीवन के विषय में हमें पता होना चाहिए। तो बैरम खान के पिता कराकोइल जाति के सरदार थे। कराकोइल तुर्क जातियों का ही एक पार्ट है, उसका ही एक भाग है। तो उसके दादा का नाम था यार अली खान। यार अली खान दादा थे बैरम खान के, और पिता का नाम था सैफ अली खान। सैफ अली खान। यार अली खान बाबर के समय में गजनी के मुख्य सूबेदार पद पे थे। यार अली खान को उसकी योग्यता से खुश होकर के बाबर ने गजनी का सूबेदार बनाया था, और उसके बाद जो है यार अली खान की जैसे ही मृत्यु हुई तो बाबर ने जो है उसके पुत्र सैफ अली खान को गजनी का सूबेदार बना दिया। यहाँ पे सैफ अली खान ने भी अपनी योग्यता से, स्वामी भक्ति से जो है बाबर को खुश किया। बाबर के अभियानों के चलते 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पे बैठा, और गद्दी पे बैठते ही जो है उसने अपने पिता के स्वामी भक्त और सेवकों को प्रतिष्ठित और उचित स्थान दिया उनकी योग्यता के आधार पर। यहाँ पे जो है सैफ अली खान उस समय गजनी का सूबेदार था। तभी जो है सैफ अली खान का पुत्र बैरम खान 16 साल की आयु से ही हुमायूं के सेना में एक सेनापति के रूप में भर्ती हुआ। यहाँ पे एक छोटे से सेनापति के रूप में भर्ती होने के बाद बैरम खान धीरे धीरे जो है अपनी योग्यता के वश पे एक सेनापति के पद पर वो पहुंच गया। एक छोटी टुकड़ी का वो सेनापति बन गया। वहां पे हुमायूं के जो आरंभिक अभियान अभी जो है जब वो सेनापति पद पे पहुंचा तभी उसके पिता सैफ अली खान की मृत्यु हो गई, और यहाँ पे सैफ अली खान के अधीन जो भी सूबेदार रहते हुए जो भी क्षेत्र था वो अब जो है बैरम खान के अधीन आ गया। उसका जो सूबेदार था वो जो है हुमायूं ने बैरम खान को नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कैसे जो है अपनी योग्यता के कारण विभिन्न उपलब्धियों को पाता गया, और अब जो है बैरम खान हुमायूं के साथ उसके अभियानों में भाग लेने लग गया। और यहाँ पे विभिन्न जो चुनार का घेरा था, चाहे उसके बाद जो है विभिन्न शासकों से उसके छोटे छोटे युद्ध थे, या फिर शेर खान के साथ उसका चौसा या कन्नौज का युद्ध था, उसमें बैरम खान ने अपनी वीरता का, अपनी योग्यता का अपनी कुशलता का परिचय दिया, और इस प्रकार से हुमायूं का उसने दिल जीत लिया। और हुमायूं का दिल जीतने के कारण हुमायूं ने अब बैरम खान को जो है और ज्यादा बड़े पद देने शुरू कर दिए। और यहाँ पे जैसे ही हुमायूं का 1540 में भारत से निष्कासन हो गया और अफगानों ने मुगलों को भारत से पूरी तरह खदेड़ दिया, और वो अपने एक मित्र शाह तुषाप के पास जो है ईरान का जो बादशाह था उसके पास रहने लग गया। तब वहां रहते हुए हुमायूं ने कमरान के साथ एक मुठभेड़ की, जिसमें उसने शुरू में अपना पुत्र अकबर को खो दिया था जब वो 1 साल का ही था। उसके बाद जो है उसने जैसे ही उस मुठभेड़ में दोबारा से कंधार के लिए कामरान के साथ युद्ध किया,
तभी जो है उसने अपने पुत्र को पा लिया और कंधार को भी पा लिया। और यहाँ पे जो है उसने कंधार को पा लेने के बाद समझाने के लिए कि कामरान को समझा दिया जाए, और समझाने के लिए बैरम खान को भेजा कि तुम जो है उसके भाई कामरान को समझाओ, और ताकि वो उसके विरुद्ध विद्रोह ना करके उसके साथ मिल जाए। और समझाने के लिए बैरम खान ही गया था। इस प्रकार से अपनी योग्यता के चलते जो है वो ऊंचे पद पाता गया। और यहाँ पे कंधार को जीतने के उपलक्ष्य में कंधार का सूबेदार बैरम खान को नियुक्त कर दिया हुमायूं ने, और बैरम खान को खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। खाने खाना, खाने खाना, खाने खाना का जो पद है, इसका खाने खाना की जो उपाधि है, इसका अर्थ है अमीरों का अमीर। तो ये खाने खाना की एक महत्वपूर्ण और उच्च उपाधि से बैरम खान को विभूषित किया गया और कंधार का जो है सूबेदार बना दिया गया। तो इस प्रकार से उसने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अपनी योग्यता को वो कुशलता से प्रदर्शित करता रहा। इसके बाद जो है उसकी योग्यता से खुश होकर के हुमायूं के साथ, जैसे कि बैरम खान ने उसके विभिन्न अभियानों में सहयोग किया था, तभी जो है हुमायूं ने खुश होकर के उसको अकबर का अतालिक नियुक्त किया। अतालिक, अतालिक होता है संरक्षक, संरक्षक, जो कि हर समय अकबर की रक्षा के लिए जो है उसको उसकी सेवा के लिए उसके साथ रहना था। उसके संरक्षक के रूप में नियुक्त किया और अतका खां के रूप में नियुक्त किया। अतका खान, अतका खान का मतलब है, अतका खान का मतलब है शिक्षक। तो उसने जो है बैरम खान को, हुमायूं ने उसकी योग्यता से खुश होकर के अतालिक अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और अतका खान के रूप में नियुक्त कर दिया। यहाँ पे अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद जो है उसने अपनी कर्तव्य परायणता का और निष्ठा से पालन किया। अपने जो अधिकार मिले हुए थे उसने उनका कभी दुरुपयोग नहीं किया। यहाँ पे 1556 में, 14 फरवरी 1556 में फरवरी 1556 में अकबर के संरक्षण में वो जो है सेना को लेकर के पठानों और सूर जो सेनापति थे, जो सूबेदार थे, उनका खात्मा करने के लिए पंजाब की ओर गया हुआ था। तभी 14 फरवरी 1556 को उनको ये समाचार मिला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। और जो है हुमायूं की मृत्यु के बाद अब कैसी स्थिति थी वो जो है हम सभी जान ही सकते हैं, क्योंकि भारत में उस समय पे दिल्ली, हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही हुमायूं आदिल शाह सूर ने अपने सेनापति को दिल्ली भेज दिया और वहां पे दिल्ली, आगरा पे हेमू ने अधिकार कर लिया और वहां से जो है वहां के गवर्नरों को खदेड़ दिया। तो इस प्रकार से जब बैरम खान को ये सूचना मिली तो उसने बड़ी कूटनीति से काम लिया। यहाँ पे बैरम खान की योग्यता, उसकी जो स्वामी भक्ति थी उस पे हम शक नहीं कर सकते, बल्कि उसके बारे में जो है एक स्वामी भक्त के रूप में हमारा विश्वास गहरा हो जाता है कि कैसे बैरम खान जैसे भी व्यक्ति उस समय पे होते थे, जब राज्य के लिए, राज्य की बागडोर संभालने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए उस समय पे हर तरफ अकबर के चारों ओर षड्यंत्रों का जाल सा बुना रहने के लिए बहुत सारे अमीर सरदार उसको मारने के लिए ही तैयार रहते थे। और यहाँ पे अभी दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकी थी। हालांकि कुछ एक जगहों को जीत करके हुमायूं ने पुनः स्थापना के अवसर जो है आगे अवसर जारी कर दिए थे और हुमायूं की मृत्यु के साथ ही वो खत्म भी होते नजर आ रहे थे। तो यदि बैरम खान यहाँ पे स्वामी भक्त न होता, अपनी जो है कुशलता का, कूटनीतिज्ञता का, अच्छी रणनीति का जो है वो परिचय न देता, तो यहाँ पे आज इतिहास कुछ और ही होता। जिस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, एक महान अकबर सम्राट के इतिहास को, मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा महान कहे जाने वाले अकबर के इतिहास को शायद वो ना होता, क्योंकि यहाँ पे अकबर मात्र 14 साल का एक बालक ही था और यहाँ पे बैरम खान ने अपने स्वामी भक्ति के चलते उसको अच्छी शिक्षा दी और अच्छा संरक्षण प्राप्त किया। उसके संरक्षण के कारण ही उसने अकबर को ये सलाह दी कि क्यों न हम दिल्ली और आगरा पे दोबारा से आक्रमण करके अपना आधिपत्य वापस जो है उनसे छीन लें।
क्योंकि उस समय स्थिति ये थी कि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और वो पठानों और सूर सरदारों का जो है खात्मा करने के लिए पंजाब में गए हुए थे। तो उनको जब सूचना मिली 14 फरवरी 1556 को, तो वहां पे अकबर का राज्याभिषेक कलानौर जगह पे आकर के उन्होंने एक ईंटों का सा चबूतरा बनाया और ईंटों के चबूतरे पे बैठा करके अकबर का राज्याभिषेक कर दिया, ताजपोशी कर दी। यहाँ पे उन्होंने बैरम खान ने अकबर को ही अपना सम्राट मान लिया। तो 14 साल का छोटा सा बच्चा जिसको उन्होंने अपना सम्राट माना था, उसको जो है उसको कहाँ नॉलेज होगी कि राज सत्ता क्या होती है और उसको कैसे बरकरार रखा जाए। तो यहाँ पे बैरम खान ने एक अच्छे संरक्षक का फर्ज निभाते हुए उसको अच्छे जो है उस समय की जो मांग थी उसके अनुसार उसको सलाह दी और यहाँ पे उसने जो है अकबर को ये सलाह दी कि क्यों न दिल्ली पे और आगरा पे अधिकार करने के लिए आक्रमण कर दिया जाए। तो बहुत सारे सरदार इस बात के खिलाफ भी थे, लेकिन बैरम खान की बात अकबर मानता था और उसने जो है अपने शिक्षक की बात, अपने संरक्षक की बात मानते हुए उसकी बात में हामी भर दी। और 1556 में जो द्वितीय पानीपत का युद्ध था, इसमें बैरम खान की वीरता, उसके शौर्य और उसके जो अच्छे सेनापतित्व के गुणों के कारण ही जो है पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर ने जीता और एक बार फिर से पानीपत के युद्ध में मुगलों का भाग्य ने साथ निभाया और यहाँ पे एक बार फिर से मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो गई। तो भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना में अकबर का महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम नहीं कह सकते, बल्कि यदि तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो बैरम खान का मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान था, ये बात भी हम नकार नहीं सकते। तो यहाँ पे हम जो है यही हमें समझना चाहिए कि उस समय बैरम खान अकबर का संरक्षक था, शिक्षक था, जिसमें अकबर भी उसकी बात मानता था। उसने जो है अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए अकबर को अपना सम्राट घोषित कर दिया, उसका राज्याभिषेक करवाया और वहां पे जो है पानीपत के मैदान में हुए युद्ध के बाद मुगल सम्राट के रूप में अकबर की जो है दोबारा से फिर ताजपोशी करवाई गई और वहां पे अकबर ही दिल्ली का सम्राट बन गया और यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो दोबारा से अवसर था वो दोबारा से उनके हाथों में आ गया। तो अब जो है 1556 में अकबर की ताजपोशी हुई थी। तो 1556 से लेकर के 1560 का जो समय था, ये 4 साल का समय जिसमें बैरम खान का उत्थान हुआ और ये जो इससे पहले ही बैरम खान का उत्थान जो है हमने पढ़ लिया है। अब ये 4 साल का जो समय है, इस 4 साल के समय में कुछ एक ऐसे कार्य हुए जिसमें बैरम खान का पतन हो गया, कुछ एक ऐसी दुविधापूर्ण स्थितियां आई। तो वो ऐसी क्या स्थितियां थी कि इन 4 साल के समयों में बैरम खान का पतन हो गया। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है कि बैरम खान ने किस प्रकार से स्वामी भक्ति का, निष्ठा का, कर्तव्य परायणता का जो है परिचय देते हुए अपने आप की योग्यता साबित की थी और एक अच्छा स्वामी भक्त वो हमारे सामने अभी पेश है। उस समय के समकालीन इतिहासकारों ने यही डेटा जो है उपलब्ध करवाया है कि बैरम खान एक बहुत ही कर्तव्यपरायण और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। अपने स्वामी के प्रति प्रेम भाव और उसकी जो आज्ञाकारिता की भावना थी वो उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो यहाँ पे 1556 से 60 तक शुरुआत में जैसे कि दिल्ली और आगरा इनके कब्जे में आ गया था, तो उसके बाद बहुत सारे और भी अभियान किए जिसमें बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने उन अभियानों को जीता और अपने राज्य के क्षेत्रफल को और ज्यादा बढ़ाया। तो यहाँ पे आगे ऐसा क्या हुआ कि बैरम खान का पतन हो गया। तो उस समय के जो इतिहासकार हैं निजामुद्दीन अहमद वो लिखते हैं कि बैरम खान का पतन उसके घमंडी स्वभाव के बावजूद हुआ था। फरिश्ता है वो लिखते हैं कि बैरम खान का तो पतन होना ही था क्योंकि उस समय की परिस्थितियों की ये मांग थी और परिस्थितियां पैदा की थी उसके संबंधियों ने, जिसमें उसकी माँ जो है जो धाय माँ थी माहम अनगा, उसका जो मुख्य योगदान था।
तो एक और इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं उसके बारे में, बैरम खान के बारे में, अबुल फजल। वो लिखते हैं कि बैरम खान की जो कार्यवाहियां थी, उसकी जो गतिविधियां थी, जैसे ही 1556 में अकबर सम्राट बना था, तो 1556 के बाद भी जो है जो साम्राज्य की वास्तविक जो शक्तियां थी उसका कर्ता धर्ता अकबर केवल नाम मात्र का ही था। बैरम खान मुख्य रूप से अपने आप को ही जो है साम्राज्य का कर्ता धर्ता मानता था। तो अबुल फजल का ये कथन है कि बैरम खान की जो कार्यवाहियां थी उन पे अंकुश लगाना जरूरी था, जिसके कारण बस बैरम खान का पतन हुआ। तो यहाँ पे हमने अबुल फजल की, फरिश्ता की और निजामुद्दीन अहमद की जो बातें हैं, उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो बातें हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि आधुनिक इतिहासकार बैरम खान के पतन के लिए किन कारणों को उत्तरदायी मानते हैं। तो उनमें आधुनिक इतिहासकार जिन कारणों को उत्तरदायी मानते हैं बैरम खान के पतन के लिए, तो उनमें सबसे पहले जो मुख्य कारण है वो है बैरम खान का घमंडी हो जाना। बैरम खान का घमंड। तो बैरम खान ने पानीपत का द्वितीय जो युद्ध जिताया था, दूसरा जो युद्ध जिताया था अकबर के संरक्षक होते हुए, उसके बाद जो है उसकी शक्ति में, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी, उसके सम्मान में वृद्धि हुई थी, जिसके कारण वो घमंडी हो गया था। यहाँ पे अकबर उसकी बातें मानता था और सारी जो सत्ता थी, सारे जो राज कार्य थे, वो उसके कहने के अनुसार ही चलते थे। उसके कहे अनुसार ही विभिन्न पदों पे विभिन्न अमीरों की नियुक्ति होती थी। तो बहुत सारे सरदार, जो अमीर सरदार थे, उच्च पदों पे थे, वो इससे घृणा करने लग गए थे कि अपने घमंडवश जो है अपने ही मनमर्जी के निर्णय लेता है, इसमें सम्राट के निर्णय शामिल नहीं होते। तो उन्होंने सम्राट के कान भरने शुरू कर दिए, जिसके कारण बैरम खान का पतन हुआ। दूसरा जो है बैरम खान के पतन का मुख्य कारण था बैरम खान का शिया मत का होना। बैरम खान का शिया मत का होना। बैरम खान, देखिए मुस्लिमों में शिया और सुन्नी दो तरह की जो भाग होते हैं, मुसलमानों के दो तरह के जो है इनके शिया और सुन्नी दो तरह के मुसलमान होते हैं मुख्य रूप से। तो शिया नस्ल के जो मुसलमान हैं वो उदारवादी होते हैं, उदार हृदय होते हैं, और वो जो है हिंदुओं के प्रति इतने ज्यादा क्रूर नहीं होते। और यहाँ पे जो सुन्नी मुसलमान हैं वो धर्म के प्रति, इस्लाम धर्म है, मुस्लिम जो धर्म है उसके प्रति वो कठोर कट्टर माने जाने वाले मुस्लिम होते हैं, जो समय आने पे युद्धों को जिहाद का नाम दे दें, इस्लाम का प्रसार के लिए जो है विभिन्न जो उनके द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं। तो इस प्रकार से ये फर्क होता है। यहाँ पे जो अकबर था वो सुन्नी मुसलमान था, उसके पूर्वज थे वो सुन्नी मुसलमान थे। और हालांकि अकबर एक शिया माँ से पैदा हुआ था, लेकिन पिता पक्ष की ओर से हुमायूं सुन्नी था और उसकी जो माँ थी हमीदा बानो बेगम, वो शिया मत अवलंबी थी। तो यहाँ पे पिता पक्ष की ओर से वो सुन्नी था। तो अकबर एक सुन्नी मुसलमान था और बैरम खान शिया मुसलमान था। तो बैरम खान का शिया मत अवलंबी होना भी उसके पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि उसके राज्य में जो अधिकतर जो ऊंचे पदों पे तैनात अमीर थे वो सुन्नी मुसलमान थे, और अकबर, सम्राट अकबर स्वयं सुन्नी मुसलमान था। तो शिया मत अवलंबी होने के कारण विभिन्न लोगों के ये आरोप थे बैरम खान पे कि वो शिया धर्म का होने के कारण शिया लोगों को ऊंचे पदों पे ऊंचे पदवी दिलवा रहा है, उनको ऊंचे पदों पे नियुक्त कर रहा है। सम्राट अकबर तो अभी कोई निर्णय लेता ही नहीं है स्वयं से। तो शिया मत के लोग अभी ऊंचे पदों पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि बैरम खान शिया है और सुन्नी मुसलमानों के साथ वो भी भेद कर रहा है। तो इसके खिलाफ भी बादशाह के खान जो है विभिन्न सुन्नी जो सरदार थे
उन्होंने भरने शुरू कर दिए, जिसके कारण से बैरम खान का पतन हुआ। अगला जो मुख्य कारण था बैरम खान के पतन का, वो था अकबर के निकट संबंधी, अकबर के निकट संबंधी। अकबर के निकट संबंधियों में आगे हम बात करेंगे पर्दा शासन की। पर्दा शासन क्या था, क्यों पर्दा शासन जो है उस क्यों, किस स्थिति के लिए पर्दा शासन शब्द यूज किया गया है। तो उसमें जो है हमें ये पता होना चाहिए कि जो अकबर के निकट संबंधी थे, उसकी जो धाई माँ थी महामनगा, अकबर पे उसका काफी प्रभाव था। तो धाई माँ जो है ये चाहती थी कि उसका पुत्र और उसका दामाद ऊंचे पदों पे राज दरबार में हो, और यहाँ पे बैरम खान का अकबर के संरक्षक और शिक्षक के रूप में होना, और खाना के उच्च पद पे होना, और यहाँ पे पानीपत का युद्ध जीतने के बाद उसका वकील बन जाना, यानी कि प्रधानमंत्री बन जाना, उनके लिए ऊंचे पद प्राप्त करने में जो है बाधा डाल रहा था। तो अकबर के जो निकट संबंधी थे, उसकी धाई माँ थी और उसकी जो जन्म देने वाली माँ थी, उन्होंने जो है उसके कान भरने शुरू कर दिए, और यहाँ पे बैरम खान के पतन का वो सबसे बड़ा जो है कारण साबित हुआ। उसके बाद जो कारण था वो था बैरम खान का क्रोधी स्वभाव। बैरम खान का क्रोधी स्वभाव। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा भी है कि जैसे ही जो आगरा और दिल्ली के जो गवर्नर थे, और हेमू ने उनको वहां से भगा दिया था, तो उसने क्या किया, उन भगोड़ों को पकड़ के अपने साथ एक उस समय की जो मांग थी, बैरम खान ने अपने हिसाब से ठीक किया था कि उन भगोड़ों को जो है वो दंड दे देगा, तो और जो अमीर सरदार हैं वो अकबर के साथ बने रहेंगे, वो उसके खिलाफ विद्रोह करने की, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की या बीच में भागने की, बीच में उसको छोड़ के भागने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे बैरम खान के पतन के कारण के रूप में भी ये बात सिद्ध हो गई कि उसका जो स्वभाव था, बैरम खान एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति था, जल्दी क्रोधित हो जाता था, और बैरम खान के इस क्रोधी स्वभाव के कारण उसने विभिन्न जो मुख्य पदों पे तैनात गवर्नर थे, छोटी सी गलतियां होने पे ही उनको जो है मौत के घाट उतार दिया था, मृत्यु दंड दे दिया था, जिसके कारण से बैरम खान का घमंडी और क्रोधी स्वभाव हमारे सामने साबित होता है, और आधुनिक इतिहासकारों ने उसके क्रोधी स्वभाव को भी उसके पतन का मुख्य कारण माना है। अगला जो मुख्य कारण था बैरम खान के पतन का, वो था अकबर का वयस्क होना। अकबर का वयस्क होना। अब 1560 में अकबर जो है 18 साल का हो गया था। 1560 में अकबर 18 साल का हो गया था, और अकबर के 18 साल के होने के बावजूद अकबर अभी सोचने लग गया था कि जो राज्य की जो सारी शक्तियां हैं, सत्ता की जो सारी शक्तियां हैं, वो अब जो है उसका इस्तेमाल मैं अपनी कूटनीति से, अपनी सूझबूझ से मैं स्वयं चला सकता हूँ। तो अब जो है अकबर की जो बुद्धि थी उसमें जो है एक बात और आ गई थी, चाहे वो उसके जो संबंधी थे उन्होंने भरी हो, चाहे अकबर के वयस्क होने के साथ उम्र का जो पड़ाव था, एक युवा अवस्था थी, निर्णय लेने की जो क्षमता थी, तो यहाँ पे बैरम खान ये जो है समझ नहीं पाया कि अकबर अब वयस्क हो गया है और निर्णय वो स्वयं ले सकता है। यहाँ पे बैरम खान जो भी ऊंचे निर्णय होते थे वो खुद ले लेता था। तो बैरम खान के प्रति एक हीन भावना जो है अकबर के मन में आती गई कि ये जो है राज्य का कर्ता धर्ता स्वयं को समझता है, और मैं अब निर्णय लेने में स्वयं कुशल हो गया हूँ, तो अब मैं निर्णय ले सकता हूँ, मैं कोई अब बच्चा नहीं रह गया हूँ। तो अकबर का वयस्क होना भी बैरम खान के पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि एक बच्चे के रूप में वो शुरू से ही उसकी सारी बातें मानता आ रहा था। अब जब वो 18 साल का हो गया था, तब उसने जो है स्वयं की बुद्धि के अनुसार फैसले लेना अधिक उचित समझा। अगला है बैरम खान की स्वेच्छाचारिता। बैरम खान की स्वेच्छाचारिता। तो यहाँ पे बैरम खान जो है विभिन्न निर्णय लेने लग गया था स्वयं की इच्छा से। अकबर को वो नहीं पूछता था, और अकबर को ना पूछने की यही बात जो है उसके पतन का मुख्य कारण बनी।
बैरम खान की स्वेच्छाचारिता जो है, उसकी स्वयं निर्णय लेने की, बादशाह अकबर से बिना पूछे ही कोई भी बड़े फैसले स्वयं करने की जो उसकी इच्छा थी, उसकी जो स्वेच्छाचारिता थी, वो उसके पतन का सबसे मुख्य कारण बनी। क्योंकि अकबर ने देखा कि अब वो उससे पूछे बिना ही कोई भी निर्णय ले लेता है, और अब जो है वो भी 18 साल का हो गया है, वो कोई बच्चा नहीं रह गया है कि उससे बिना पूछे राज्य के छोटे बड़े निर्णय वो स्वयं ले लें। तो एक शंका यहाँ पे अकबर के मन में घर कर गई, और उस शंका ने जो है आगे बड़ा रूप धारण कर लिया, जिसमें अकबर की बैरम खान के प्रति जो शक था, जो शंका थी, वो धीरे धीरे जो है एक षड्यंत्र में बदलने लग गई। अब बैरम खान को उसके पद से निष्कासित करने के लिए अकबर ने जो है ठान लिया था। अगला जो मुख्य कारण था बैरम खान के पतन का, वो था बैरम खान के विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र। बैरम खान के विरुद्ध षड्यंत्र। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैरम खान के विरुद्ध 1560 में एक षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में बैरम खान के खिलाफ जो लोग शामिल थे, उनमें महामनगा, अकबर की जो धाय माँ थी, और उसकी जन्म देने वाली माँ हमीदा बानो बेगम, और भी जो है उस समय की जो प्रबुद्ध औरतें थी, उन सभी ने षड्यंत्र रच करके अकबर को आगरा से दिल्ली बुला लिया। यहाँ पे अकबर आगरा शिकार खेलने के लिए जो है गया हुआ था, उसको दिल्ली बुला लिया गया कि तुम्हारी माँ जो हमीदा बानो बेगम है, वो बीमार हो गई है। यहाँ पे जब वो दिल्ली पहुंचा अपनी माँ से मिलने, तो उन्होंने उसके बैरम खान के विषय में कहा कि उसको पद से हटा दिया जाए। वो अब अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करता है, और उसको पद से हटाया जाना ही उसकी बीमारी है, और इसीलिए ही जो है इसी कारण ही अकबर को वहाँ से बुलाया गया। तो अकबर ने अपनी जो संबंधी थी, चाहे उसकी धाय माँ थी, चाहे उसकी जन्म देने वाली माँ थी, उनकी बातों पे गौर करके बैरम खान के सामने जो है प्रस्ताव भिजवाया, बैरम खान के पास सूचना भिजवाई, और उसको उसके पद से हटा दिया गया। तो उस समय पे बैरम खान को ये सूचना भिजवाई गई कि तुम्हारे पास एक मौका है कि तुमने हमारी बहुत सेवा की है, और उस सेवा के चलते हम तुम्हारे से खुश भी थे, लेकिन अब राज्य में ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया है, और इस कारण से ही तुम्हें तुम्हारे पद से निष्कासित नहीं किया जा रहा है, अपितु तुम्हारे राज्य के जो राज कार्य हैं उसमें बढ़ते हुए हस्तक्षेप को देख करके, और अब जो है निर्णय लेने में मैं कुशल हूँ। जो दिल्ली का जो बादशाह है अकबर, वो अब निर्णय लेने में कुशल है, और अब जो है आपको आपके पद से निष्कासित करके एक आराम की अवस्था दी जाती है, जिसमें आपको आपकी सेवा के अनुसार भत्ता दे दिया जाएगा, और आपकी परिवार की गुजर बसर के लिए, निर्वाह के लिए जो है आपको उचित प्रबंधन कर दिया जाएगा। तो ये बातें जब बैरम खान को पता चली, तो उसने जो है हज जाने का निर्णय ले लिया। जब वो हज को जा रहा था, तो रास्ते में ही कहते हैं कि विद्रोह हो गया, और कुछ एक जो अमीर सरदार थे, यहाँ भी उनका जो है पेट नहीं भरा बैरम खान को उसके पद से निष्कासित करवाने के बाद। उन्होंने एक विद्रोह कर दिया, और बैरम खान ने भी इस विद्रोह को अपना और अधिक अपमान समझा। उसका जो है उसने विद्रोह का बड़ी वीरता से सामना किया। तो यहाँ पे बैरम खान की जवाब पलटी के कारण अकबर ने उसको फिर बंदी बनवा लिया गया, दरबार में बुलाया गया। तो उसके सामने अब 3 बातें रखी गई, या तो तुम दरबार में एक सलाहकार के रूप में ही रहो, या तुम्हें छोटे से एरिया का जो है एरिया दे दिया जाएगा, सूबेदार बना दिया जाएगा, तुम उस एरिया में केवल एक सूबेदार की तरह ही रहो, या फिर तुम हज चले जाओ। तो यहाँ पे भी बैरम खान ने अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए हज जाने का निर्णय किया। वो गुजरात में पाटन जगह पे पहुंचा ही, ताकि वहां पे एक सरदार मुबारक खान ने उसकी हत्या कर दी। वो जो सरदार था, मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसके पिता को मारने के कारण उसने जो है अपना पिता की मौत का बदला लिया था, और यहाँ पे इस प्रकार से बैरम खान की एक दुखद मृत्यु हुई। उसकी विधवा पत्नी और एक उसका छोटा पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको जो है
दरबार में बुला लिया गया अकबर के द्वारा और विधवा पत्नी से विवाह कर लिया गया। तो बैरम खान की विधवा पत्नी से अकबर ने निकाह कर लिया और उसके पुत्र जो कि उस समय 1 साल का ही था, उसको अपने बच्चे की तरह उसका बड़े अच्छे से पालन पोषण किया, अच्छे से शिक्षा की व्यवस्था की। तो यहाँ पे वही अब्दुल रहीम बड़ा होकर के खाने खाना के नाम से खाने खाना की पदवी से विभूषित किया और उसने ये उपाधि जो है अपनी योग्यता वश पाई थी। तो इस प्रकार से बैरम खान का एक दुखद अंत हुआ। तो यहाँ पे विभिन्न इतिहासकार कहते हैं कि जैसे जो जिस योग्यता से जिस कुशलता से बैरम खान का उत्थान हुआ था, उतने ही दुखद अंत का वो भागी बना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि हमने पानीपत के युद्ध में ही बैरम खान को पढ़ा है और जो है अगर पहले देखें तो छोटे लेवल पे वही है बस कि बैरम खान एक संरक्षक था, इतना ही बातें हम पढ़ते थे। हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है अब आप जब ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि बैरम खान कौन था, कहाँ से आया था और कैसे जो है वो अकबर के संरक्षक के रूप में रहा, फिर क्यों जो है उसका अंत हो गया। तो ये चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है और नहीं तो इस बारे में जो है उत्सुकता बनी रहती है, बीच में ही क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं। तो 1556 से 60 का जो समय था, इन 4 सालों के समय में थोड़े थोड़े कुछ ऐसे कारण अराइज होते रहे जिसके कारण से बैरम खान का पतन हो गया। और यहाँ पे बैरम खान ने किस प्रकार से अपनी योग्यता के चलते अकबर के राज्य के क्षेत्र में वृद्धि की, विभिन्न अभियानों को जीता, अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई, तो उसको भी जो है हम नकार नहीं सकते। अंत में एक दुखद मृत्यु के साथ दुखद अंत को बैरम खान प्राप्त हुआ और यहाँ पे बैरम खान का जो है अंत हो गया, बैरम खान का पतन हो गया। आगे का जो टॉप लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे तथाकथित पर्दा शासन क्या था और किस टाइम पीरियड को पर्दा शासन बोला गया, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है अकबर की जो विजय थी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।